हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। इस चरण में एक कंपनी है। एक कंपनी के माध्यम से ही ब्रिटेन की सत्ता सरकार भारत में आई थी, इसीलिए हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से कंपनी शुरू हुई। 1599 में एक कंपनी बनी, 1599 में, लेकिन अभी ये कंपनी अधिकृत नहीं थी। लंदन के मर्चेंट के समूह ने, यानी व्यापारियों के समूह ने इस कंपनी का निर्माण किया। क्यों किया था, ये सब इतिहास में आप पढ़ चुके हैं। ये कंपनी ईस्ट एशिया के साथ में, यानी पूर्वी देशों के साथ में, ब्रिटेन के हिसाब से पूरब में, जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका, चाइना, इधर के जितने भी देश थे उनसे व्यापार करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था। ये लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी। 31 दिसंबर 1600 एक डेट है, इसके बाद में 31 दिसंबर 1600 इस तारीख को महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक अधिकार पत्र जारी किया और इस कंपनी को ये अधिकार दिया कि आप 15 वर्षों के लिए, महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने जो है 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया था शुरुआत में। उसके बाद कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया था टाइम टू टाइम। तो शुरुआत में जो राजलेख जारी किया गया 1600 में, उसको कहा जाता है 1600 का चार्टर एक्ट। यानी पहला जो हमें पढ़ना है, अभी इस एक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपनी का अधिकार पत्र है, लेकिन यहीं से हमें समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1600। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजलेख, राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा दिया गया अधिकार पत्र होता है। इसको अधिकार पत्र भी आप कह सकते हो। यह 31 दिसंबर 1600 में किसने जारी किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इसको जो है जारी करने वाली जो महारानी थी वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। किस कंपनी को जारी किया गया? जिसको आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है वो 1833 में उसको मिला था, कल हमने आपसे चर्चा की थी। लेकिन शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो है क्या था, ये आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है शुरुआत में, और सभी को पता भी होगा कि ईस्ट इंडिया का शुरुआत में नाम क्या था। वो आप कमेंट करके बताएं। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को, हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहेंगे, बोलचाल में लिखने में ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रयोग किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया जिसको कहा गया चार्टर एक्ट 1600। इस अधिकार पत्र ने क्या किया? 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए कंपनी को एकाधिकार दिया। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलचाल में प्रयोग करूँगा मैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है वो 1833 में आया था, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो नाम था शुरुआत में वो आपको बताना है। 15 वर्षों के लिए कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या इन्होंने दिया? एकाधिकार। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे तक आपको मिलेगा कि एकाधिकार कब मिला था। तो एकाधिकार मिला था इनको 1600 में। फिर ये एकाधिकार कब खत्म किया जाएगा? तो आप देखोगे 1813 में। यानी कि ये एकाधिकार जो है वो 1600 से 1813 तक चलता रहा था। यहीं पे आप नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे कि 1600 में इनको एकाधिकार, मोनोपोली मिली थी, यानी कि कोई दूसरी कंपनी इंडिया में नहीं जा सकती है लंदन से व्यापार करने के लिए या ईस्ट एशिया से। तो 1600 में ये एकाधिकार इनको मिला। पहले शुरुआत में इनको मिला था 15 वर्षों के लिए। ये प्रश्न आपसे बनता है। उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, फिर 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और एट लास्ट 1813 में जाकर के इनका एकाधिकार समाप्त किया गया है।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 1813 में सिर्फ एकाधिकार समाप्त किया गया था, कंपनी नहीं समाप्त की गई थी, कंपनी का व्यापार का अधिकार भी नहीं समाप्त किया गया था। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको गौर करनी है कि 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार का मतलब है कि दूसरी कंपनियां भी अब व्यापार के लिए आ सकती हैं, लेकिन दो चीज़ों पर इनका अधिकार बना रहा था, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आप इतना समझें कि 1813 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और इसका बाद में जो है 1833 जब आया था, 1833 का, तब इसमें व्यापार का अधिकार, व्यापार का पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर देते हैं, ये कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पर आपको याद हो जाएंगी तीनों चीज़ें। एकाधिकार 1600 में मिला, एकाधिकार छीन लिया गया 1813 के एक्ट में, और 1833 के एक्ट में व्यापार का पूरा अधिकार, यानी कि किसी भी प्रकार का व्यापार कंपनी नहीं कर सकेगी। यहाँ पर जो है चाय और चीन के साथ व्यापार बचा रहा था, लेकिन अन्य का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो आप इसको आंशिक भी कह सकते हो, यानी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से व्यापार समाप्त किया गया था। इसके बाद में 1858 में कंपनी खत्म कर दी गई थी, कंपनी समाप्त। बस पूरा यहीं पे आपका इतिहास कंपनी का आ गया। ये दोनों तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। तो इस 1600 के चार्टर एक्ट से इनको एकाधिकार मिला 15 वर्षों के लिए। अब किस प्रकार की ये कंपनी थी, थोड़ा सा इतिहास में आप इसे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट आपको जानने हैं जो हमारे संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से आपको आगे आएंगे, इसलिए समझना होगा। इस कंपनी में, इस कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट था वो कौन देखता था? कंपनी में टॉप पर एक निदेशक मंडल होता था। निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में कौन होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी इसको आप कहेंगे निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, इसमें 24 सदस्य होते थे। कहां से आते थे ये सदस्य? जो भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, ब्रिटेन के तमाम लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ था, उनको कहते थे शेयर धारक, यानी उनके पास कंपनी की हिस्सेदारी थी। और जो लोग 500 पाउंड से ज़्यादा पैसा लगाते थे, 500 पाउंड से ज़्यादा, वो लोग चुनाव करते थे इन 24 लोगों का कि कंपनी के निदेशक मंडल में, यानी यही सबसे मेन टॉप पर कंपनी के मालिक आप कह सकते हो, या कंपनी के चलाने वाले लोग जो कंपनी के लिए नियम कानून बनाते थे। ये दो बातें आपको मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ये फोकस करेंगे कि इस समय कंपनी का कार्यभार यानी कंपनी के किसके स्वामित्व में है? वो 24 लोग हैं जिनको निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के नियम कानून बनाते थे। ये क्या करते थे? कंपनी के नियम बनाते थे। शुरुआत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नियम बनाते थे और वही लागू किए जाते थे इंडिया में कंपनी के ऊपर। तो इतनी चीज़ें बस आपको जाननी है। यहाँ पे एक ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखना है कि 24 सदस्य के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही होते थे जो कंपनी के टॉप पर होते थे, वही कंपनी को गवर्न यानी शासित और प्रशासित करते थे। क्योंकि इसकी जगह पर अगली बॉडीज आएंगी कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो चार्टर एक्ट 1600 में कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी यहाँ पर काम करने लगी और कंपनी ने अपना कार्य बढ़ाया। सूरत में आपको पता है कि सूरत से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था और धीरे धीरे इन्होंने कई जगह पर अपनी प्रेसिडेंसी डेवलप कर ली। इतिहास में आप पढ़ते हैं कि इन्होंने बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में 3 जगह पर इन्होंने अपने ठिकाने बनाए जिनको प्रेसिडेंसी कहा गया। 3 प्रेसिडेंसी बनी इनकी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इस तरह से इंडिया के मैप पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका बंगाल है। यहाँ पे उस समय का ये बम्बई था,
और यहाँ पर मद्रास। तो ये 3 इन्होंने अपने ठिकाने बनाए, बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में, जिसमें से काम इन्होंने सूरत से प्रारंभ किया था। यहाँ गुजरात में है सूरत। उसके बाद ये 3 मुख्य ठिकाने बना लिए। जब कंपनी का कार्य बढ़ गया काफ़ी, तो एक चार्टर एक्ट और है जो आपको पढ़ना है। पहला हमने ये पढ़ा, दूसरा आपको सिर्फ जानना है चार्टर एक्ट। अभी संविधान से कोई मतलब नहीं हमारा है। ये 2 एक्ट आपको पढ़ने हैं। 1726 चार्टर एक्ट 1726। अगर इतिहास की क्लासेज आपने पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि 1726 आते आते कंपनी का जो व्यापार है वो भारत में बहुत बढ़ चुका है और 3 बड़े बड़े ठिकाने भी इनके बन चुके थे जहां पर इन्होंने अपना व्यापार बखूबी जमा लिया था। तो अब कंपनी का कार्य बढ़ चुका था, तो 1726 के एक्ट में इनको कुछ परिवर्तन किए गए इनकी नियमावली में। जैसे कि क्या किया गया, एक कार्य कि अब 3 जगह पर गवर्नर होने लगे थे। बंगाल का गवर्नर होता था, बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। 3 गवर्नर होने लगे थे और अभी तक जो नियम कायदे कानून हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना करके भेजते थे। लेकिन अब कंपनी का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया था तो उन्होंने पावर ट्रांसफ़र की, यानी कि अब कहा गया कि अब जो है बंगाल, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं वो स्वयं में निर्णय ले सकते हैं, स्वयं जो है कानून बना सकते हैं। अभी इसका भारत के प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कानून बनाने की बात की जा रही है वो कंपनी और उसके व्यापार से रिलेटेड, ये उनका आंतरिक मामला है। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1726 में क्या कहा गया कि कलकत्ता, जो बंगाल है उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बम्बई उसमें नाम था और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर विधि बना सकेंगे अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए। अभी इनका आपस में कोई मतलब नहीं है, तो बस एक चीज़ इसमें याद रखनी है। तो 2 ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1600, चार्टर एक्ट 1726, ये पूरी तरीके से सिर्फ कंपनी से मतलब रखते थे। इनका हमारे संवैधानिक विकास से कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये 2 इसलिए हमने पढ़े क्योंकि आपने यहाँ पर ये देखा कि पहले जब अधिकार पत्र कंपनी ले करके आई थी उस समय विधि बनाने की शक्ति किसके पास थी? उस समय विधि बनाने की शक्ति, कंपनी के लिए विधि बनाने की शक्ति यानी नियम कानून बनाने की शक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास में थी। पहले वाले एक्ट में यही तो आपने देखा कि जो 24 मेंबर होते थे टॉप पे, वही जो है विधि बनाते थे, उसी नियम पे कंपनी चलती थी। जब कंपनी का काम बढ़ गया तो फिर 1726 के चार्टर एक्ट में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे यानी प्रशासक हुआ करते थे, इनको अधिकार दिया गया कि अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, ये क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, प्रेसिडेंसी के लिए विधि बना सकेंगे। यानी अभी देखेंगे यहाँ पर आपको पृथक्करण दिखाई पड़ता है। इस चीज़ को समझते चलेगा क्योंकि यही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ना है। यहाँ इतिहास और फैक्ट नहीं पढ़ना है, आपको प्रशासनिक और शासन व्यवस्था जो है डेवलप हो रही उसको देखना है। तो यहाँ पर आपको देखें कि कलकत्ता का जो गवर्नर है वो अपना सिर्फ कलकत्ता का मालिक है, वहाँ के लिए विधि बनाएगा। मद्रास का अलग, बम्बई का अलग। यानी कि यहाँ पर अभी क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? शक्ति का केंद्रीकरण दिखाई पड़ रहा है यानी सेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, या शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है? तो निश्चित तौर से यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है, शक्तियाँ बटी हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी का शासन जब शुरू हो गया तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया वहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो सीधे अपने देश में कुछ न कुछ हस्तक्षेप प्रारंभ कर देती है कंपनी। तो इसके बाद हुआ क्या, कुछ घटनाक्रम पे नज़र डालें क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको एक भूमिका की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगला एक्ट जो हमारे लिस्ट में है वो है रेगुलेटिंग, पिछली क्लास में पूरा लिस्ट हमने बनवा दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773
1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसका क्यों नाम है? रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करने का मतलब होता है रेगुलेट करना। तो कौन किसको रेगुलेट कर रहा था? यहाँ पर ब्रिटेन की संसद कंपनी को रेगुलेट करना चाह रही थी। तो ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन की संसद अब कंपनी को रेगुलेट करना चाह रही थी? अभी तो कंपनी को उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो रेगुलेट कर रहा था। तो संसद को ऐसा क्या सूझा कि उसने जो है कंपनी को रेगुलेशन के लिए ये एक्ट पारित किया। ये जो एक्ट है ये ब्रिटेन की संसद से पारित होकर के आया। तो हुआ ये कि आपको पता है कि 1757 में कंपनी ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की भारत में, प्लासी का युद्ध जीत लिया कंपनी ने। कैसे जीता, क्या हुआ, वो सब इतिहास में आप पढ़ेंगे। 1757 कारण आपको जानना है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। 1757 में एक युद्ध हुआ जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। और आपने देखा प्लासी के युद्ध में किस प्रकार से यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी ने हरा दिया और प्लासी का युद्ध जो है कंपनी ने जीत लिया। इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध ये किसने जीता? ये कंपनी ने जीता था। यहाँ पर कंपनी ने जीता। हम यहाँ किस कंपनी की बात कर रहे हैं? अंग्रेजों की कंपनी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। बक्सर का युद्ध हुआ, इसको भी कंपनी ने जीता, कंपनी ने जीता। और इतिहास में आपने पढ़ा था कि बक्सर के युद्ध में न केवल इन्होंने बंगाल को पराजित किया, बंगाल के साथ साथ इन्होंने अवध के नवाब को भी पराजित कर दिया और उसी के साथ साथ में उस समय जो दिल्ली का बादशाह था उसको भी पराजित कर दिया था। तो बक्सर के युद्ध में जब इनको भारी सफलता मिली तो यहाँ पर अगले ही वर्ष 1765 में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संधि की जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। यानी कि इस युद्ध को आप निर्णायक युद्ध कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी ने भारत के शासन में कदम रखा। अभी तक कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी, उसको भारत के शासन प्रशासन से कोई भी मतलब नहीं था। सिर्फ सामान लेना, सामान ले जाना, लाना, बेचना, पैसे कमाना, यही तो कर रही थी कंपनी अभी तक। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कुछ ऐसे समीकरण बन गए, हालांकि इसके पहले से ही धीरे धीरे वो जो है भारत के राजाओं के साथ में थोड़ा थोड़ा अपना संपर्क बनाने लगे थे, हस्तक्षेप करने लगे थे। फिर आखिरी में जाकर के इनका युद्ध ही हो गया, प्लासी का युद्ध, और ये जीत गए। धोखे से जीते या कैसे भी जीते। उसके बाद में बक्सर के युद्ध में भी इनको भारी सफलता मिल गई। तो लॉर्ड क्लाइव था जो उस समय, उसने एक संधि की थी 1765 में, उसको आप पढ़ चुके हैं। उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था ये यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, वो इतिहास में आप पढ़ते हैं। यहाँ पर हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम इस एक्ट के कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं जो संवैधानिक विकास से संबंधित हैं। इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो था कि इनको 3 प्रांतों की दीवानी का काम मिल गया था। इस इलाहाबाद की संधि के तहत इनको बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी किसको मिली? कंपनी को मिली, प्राप्त हुई। इतिहास के चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या कैसे मिला था, क्या किसने किसको दिया था। ये चीज़ निकल के आई कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 प्रांतों की दीवानी जो मिली, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहीं से जो कंपनी है वो शासन में पहुंच गई। क्योंकि दीवानी जो काम होता है वो राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, और राजस्व को कलेक्ट करना इसका मतलब है कि आप आ गए शासन प्रशासन में और राजनीति में पदार्पण हो गया कंपनी का। यहाँ 3 क्षेत्रों से, बंगाल के ही पार्ट थे ये, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर दीवानी का कार्य कंपनी को मिल गया और यहीं से कंपनी का राजनीति में
राजनीति में पदार्पण हुआ, यानी राजनीति में एंट्री कंपनी की यहीं से हुई है। इल्बर्ट जो एक विचारक हैं, इल्बर्ट ने लिखा है कि 1935 जो है, ये जो 1765 है, 1765 एक युग प्रवर्तन का समय है, यानी 1765 एक ऐसा वर्ष है जिसने पूरा एक युग बदल दिया। पीछे का जो आप देखेंगे उसका कहानी कुछ दूसरा है, और 1765 के बाद में भारत की कहानी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत आप कह सकते हो कि यहाँ से किसी अंग्रेजी कंपनी ने भारत में राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। और अब यहाँ पर वो क्या बन गए, अभी तक तो वो एक व्यापारिक कंपनी थी, अभी ये जो बम्बई, बंगाल और मद्रास ये ठिकाने थे इनके, ये सब व्यापार के केंद्र थे, लेकिन अब इनके ये केंद्र किस रूप में परिवर्तित होने जा रहे हैं, एक राजनीतिक सत्ता के रूप में। जिस प्रकार के यहाँ के राजा महाराजा अपना राज्य लेकर के रहते थे, उसी प्रकार से ये भी एक राजनीतिक एक राज्य के रूप में आ गए, टक्कर देने लगे, क्योंकि इनके पास अब राजनीतिक क्षेत्र था बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और यहाँ इनके पास राजनीतिक अधिकार भी थे राजस्व को प्राप्त करने के लिए। तो ये होने के बाद में अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट पे नहीं आए हैं, आपको ये समझना है कि कंपनी के पास में राजनीतिक अधिकार कहाँ से आ गए। राजनीतिक अधिकार उनको इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुए। अब राजनीतिक अधिकार मिल जाने के बाद में इन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। तो क्लाइव जो था, क्लाइव ने बंगाल में, अब चूंकि इनको दीवानी यानी राजस्व वसूलना है, तो इन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया और बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। यहाँ पर क्या किया गया, क्लाइव उस समय जो है मेन फ्रंट पे है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। द्वैध शासन आपको कल हमने बताया था कि इसने जो है शासन को दो भागों में बांटा। एक में कहा गया कि हम पैसा वसूलेंगे यानी कर का वसूली करेंगे, और दूसरे में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जाएगा। न्याय प्रशासन या सारी व्यवस्थाएं जो जनता के कार्य होते हैं उसको निजामत कहते हैं। तो दो पार्ट में इसने बांट दिया, और जो कंपनी को काम मिला वो था राजस्व वसूलने का काम। तो कंपनी जो है पैसे का कलेक्शन करती थी, और जो बंगाल का नवाब था वो जनता के कार्य देखता था, फैसले करता था, जनता की समस्याएं सुनता था, कानून व्यवस्था को देखता था, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हुआ दो लोगों का शासन, एक तो कंपनी शासन कर रही है राजस्व वसूलने के संदर्भ में, और एक नवाब शासन कर रहा है जो है निजामत के संदर्भ में। तो दो लोगों का शासन हो गया, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहते हैं। अब इसमें बेनिफिट में कौन था, कंपनी प्लस में थी, क्योंकि कंपनी के पास पैसे वाला काम था, और वो नवाब को सिर्फ उतना ही पैसा देते थे जितना वो अपना आवश्यक समझते थे। अगर वो नवाब को ज़्यादा पैसा देते तो नवाब ज़्यादा अच्छे से जनता का काम कर सकता था, लेकिन उन्होंने पैसा कम ही दिया, इस वजह से ये सिस्टम फेल हो गया। एक कारण तो ये था कि ये राजस्व में से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना चाहते थे, जनता पे खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए द्वैध शासन विफल हो गया। दूसरा कारण ये था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इसमें भ्रष्टाचार करने लगे। भ्रष्टाचार करने की वजह से कंपनी को राजस्व का नुकसान होने लगा, क्योंकि जो बीच में कर्मचारी थे वो अपनी पॉकेट भरने लगे राजस्व को, क्योंकि ये आए तो व्यापार करने थे ना, इनको राजनीति का ज़्यादा ज्ञान ही नहीं था और ना इनके पास ऐसे कर्मचारी थे। हालांकि राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने भारतीयों को बीच में रखा था, इतिहास में आप पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फाइनल ये आया कि इनका द्वैध शासन विफल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार के कारण द्वैध शासन विफल हो गया। विफल हो गया, इन्हीं के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया। अब कंपनी घाटे में गई। कंपनी ने इंग्लैंड में लोन के लिए अप्लाई किया कि हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, हम यहाँ इंडिया में घाटे में चल रहे हैं। बस यही मौका ब्रिटेन की संसद को मिल गया। वो सारे प्रदेश पे नज़र तो रखे ही हुए थे, उनको ये पता था कि इस समय
बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो चुकी है और फिर भी कंपनी घाटे में जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी की जांच करने के लिए उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का निर्माण किया, एक सीक्रेट जो है सोसाइटी बनाई और उन्होंने कहा कि आप जांच करिए कि आखिर कंपनी इस तरह से क्यों घाटे में गई। इतना सब कुछ पा जाने के बाद में साथ ही साथ व्यापार भी कर रही है, 3 प्रदेशों की जो है दीवानी का काम उसको मिला हुआ है इंडिया में, फिर भी कंपनी लोन के लिए अप्लाई कर रही है और घाटे में जा रही है, इसका पता लगाया जाए। तो उस लॉर्ड नॉर्थ की समिति ने, गुप्त समिति जो थी, उसने निष्कर्ष निकाला कि इन सब के पीछे कंपनी का भ्रष्टाचार है और ये द्वैध शासन, जो द्वैध शासन इन्होंने लगाया, ये विफल हो चुका है और कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैल चुका है। अब इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए ब्रिटेन की संसद ने ये एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि अब हम कंपनी के ऊपर कुछ नियम कायदे कानून लगाएंगे जिससे कि आगे चल करके आपको इस तरह की दिक्कत ना होने पाए। अब यहाँ पर ये पहला मौका है जब ब्रिटेन की संसद ने भारत में शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप प्रारंभ किया इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि भारत में शासन कौन कर रहा है इन 3 जगहों पर? कंपनी। और कंपनी के ऊपर अब कौन नियंत्रण लगाना चाह रहा है? संसद। यानी कि फाइनली संसद अब किस पे नियंत्रण लगाना चाह रही है? भारत के इन क्षेत्रों के शासन पर। तो प्रश्न आपसे आता है कि पहली बार ब्रिटेन की संसद ने भारत पे कब नियंत्रण करने की कोशिश की है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। और क्यों लाया गया ये हमने आपको पूरा समझा दिया। अब हम समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है, इसको अगर आपने समझ लिया आगे के सभी 3-4 एक्ट बिल्कुल चुटकी में आपको मालूम हो जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा। इतनी कहानी को अगर आपने समझ लिया है तो अब सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि कंपनी किस पोजीशन में है भारत में। आपको फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि 1600 में कंपनी को एक अधिकार पत्र मिला। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए कंपनी आ गई। उसके बाद 1726 में एक और अधिकार पत्र आया जिसके माध्यम से अब कंपनी ने 3 गवर्नर जो उसके थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, उनको काम बांट दिए, यानी कि उनको अधिकार दे दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते हैं। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। इसके बाद जब ये एक्ट आया तो इसने क्या प्रावधान किए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको समझने के लिए एक बार मैप आप फिर बना लीजिए कि देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है। यहाँ पे आपका बंगाल है, यहाँ पे है बम्बई और यहाँ है आपका मद्रास। ये क्षेत्र थे 3। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया किसकी सिफारिश पर आया और कौन इसको लेकर के आया, ये आप एक पॉइंट में नोट कर लें। लॉर्ड नॉर्थ उस समय वहां के पीएम हैं कि एक गुप्त समिति यानी सीक्रेट समिति थी, इन्होंने अपने स्तर से पता लगवाया था कि जांच के आधार पर एक्ट पारित हुआ था। यानी कि उसने जांच करके पता लगा करके जो सिचुएशन बताई थी उसी को आधार मान करके इस एक्ट को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ जो आप देख रहे हैं लॉर्ड नॉर्थ, इसके आधार पर इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। जैसे अब आगे आप पढ़ोगे एक पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, तो उसी प्रकार से कभी आपके अगर आ जाए क्वेश्चन में कि नॉर्थ इंडिया एक्ट, तो आप इसको दक्षिण भारत का एक्ट मत समझ लेना। यहाँ पर इनके नाम से नॉर्थ लिया गया था, नॉर्थ इंडिया एक्ट भी इसको बोला जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट को। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब ये इंडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, इंडिया की कंपनियों को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। तो सिचुएशन पे जरा गौर करें। बंगाल का एक गवर्नर था, एक मद्रास का गवर्नर था, एक बम्बई का गवर्नर था। अगर आपसे कहा जाए कि किसी कंपनी को रेगुलेट करिए और उसके
3 कर्मचारी हैं मुख्य, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि हम 3 लोगों से बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, इनमें से किसी एक को नेता मान लो। यही तो करेंगे आप। अगर आपको 100 लोगों से बात करना पड़ जाए तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। ब्रिटेन की संसद के पास में अपने भी तो बहुत काम है। तो इन्होंने कहा कि ये 3 गवर्नर हैं कंपनी के, हम 3 लोगों से बात नहीं करेंगे, यानी हम किसी एक को नेता बना दें, किसी एक को मेन बना दें। तो पहला जो इस रेगुलेटिंग एक्ट का प्राविधान था पहला, उसमें इन्होंने कहा कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर, उसको हम बना देंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो भी उस समय बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अब जनरल शब्द यहां पे आप गौर करिए, गवर्नर जनरल का मतलब है कि ये मुख्य गवर्नर हो गया, ये मुख्य गवर्नर हो गया। और फिर कहा गया कि ये जो शेष 2 गवर्नर हैं बम्बई और मद्रास के, ये अब इसके अधीन रहेंगे कुछ मामलों में, पूरी तरीके से नहीं, कुछ मामलों में। अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल आप लिख लें क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न हो, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आएगा। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल 1833 में आएगा, भारत का गवर्नर जनरल दूसरा है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल, जी लिख रहे हैं इसको, प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसी को क्यों बनाया गया? इसी को क्यों बनाया गया? क्योंकि ऐसा उसमें लिखा ही था कि उस समय जो फोर्ट विलियम का प्रशासक होगा, यानी यहाँ जो बंगाल का गवर्नर, यहाँ फोर्ट विलियम था इनका किला, उसका प्रशासक यानी बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो उसमें वारेन हेस्टिंग ही वहाँ पर गवर्नर था, तो वारेन हेस्टिंग ही क्या बन गया? प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। इसीलिए आपसे 2 प्रश्न बन जाते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो यहाँ से बंगाल का गवर्नर, चूंकि गवर्नर जनरल पद बन गया, इसलिए अंतिम यही है, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वही है, क्योंकि वही पद से दूसरे पे पहुंच गया, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये जो है बन गया, एक पॉइंट ये बनाया। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम सिर्फ बंगाल से कनेक्ट होंगे, और चूंकि बंगाल में ही मेन कंपनी प्रभाव में है, वहाँ पर ज़्यादा उसका काम है, इसीलिए बंगाल के गवर्नर को चुना गया और इसको गवर्नर जनरल इसलिए बनाया गया ताकि हम पूरे भारत पे, यानी जो भी प्रेसिडेंसी अंग्रेज के कब्जे में है, वहाँ पर हम इसके माध्यम से शासन ले जाएंगे, ताकि हम एक ही जगह पर कंट्रोल करके पूरी कंपनी को कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी आपने पिछले वाले एक्ट में देखा था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, और जैसे ही ब्रिटेन की संसद ने अपना कंट्रोल बनाया, वैसे उसने क्या किया? दांव उल्टा कर दिया, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया। तो यहीं से शक्तियों का केंद्रीकरण दिखाई पड़ता है। इसको अभी परिणाम में हम दर्ज करेंगे। तो पहला परिणाम यहाँ पर निकल के क्या आया? परिणाम यहाँ पे हम लिखते जाएंगे क्योंकि परिणाम भी आपको जानना है। तो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया, और क्या कहा गया कि अन्य दोनों गवर्नर, या सीधे नेम ही आप लिख ले क्योंकि बहुत से हैं ही नहीं, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी इसके अधीन होंगी। अधीन होंगी। तो इसका परिणाम यह निकला कि केंद्रीकरण की शुरुआत यहां से मानी जाती है। सीधा आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में केंद्रीकरण शासन यानी केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली यानी एक केंद्र पर
फोकस करना, एक केंद्र पर शक्तियों को लाना, इसी एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से प्रारंभ किया गया था। यानी कि ये क्या है, इसका परिणाम क्या है, ये भारत में केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड शासन का प्रारंभ है। ये एक रिजल्ट निकल के आया। अब चूंकि ये गवर्नर जनरल बन गया है, इसके पास 2 प्रेसिडेंसी का और काम बढ़ गया। देखिए अभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां पर अभी मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी इसके अधीन होगी। आप यहां पर लिख लें, कुछ मामलों में अभी नियम बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति इन्हीं के पास में है। यानी कि अभी बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो विधि बनाएगा बंगाल के लिए, मद्रास का अपना बनाएगा, बंबई अपना बनाएगा। यानी यहाँ पर अभी इनसे विधि बनाने की शक्तियाँ छीनी नहीं गई हैं, लेकिन कुछ मामलों में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी इसके अधीन आ गई हैं, इसीलिए गवर्नर जनरल बन गया है और यहीं से भारत में केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ, उदय हुआ यहीं से। अब चूंकि ये गवर्नर जनरल बढ़ गया और इन 2 प्रेसिडेंसी के भी तमाम काम इसके पास आ गए हैं, तो फिर अब ये अकेले काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर इसकी परिषद का गठन किया गया। अभी तक गवर्नर अकेले होता था, अब यहाँ से उसको 4 सदस्य की एक काउंसिल दी गई कि 4 लोग होंगे जो इसकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो प्राविधान ये था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य, 4 मेंबर वाली एक परिषद होगी। अब आज के अगर आप देखो तो एक प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का एक मंत्रिपरिषद होता है, ऐसी व्यवस्था है वर्तमान में। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक गवर्नर जनरल है और उसकी 4 सदस्य की एक मंत्रिपरिषद हो गई। तो यहाँ से किस चीज़ का आप देख रहे हो कि किस चीज़ का विकास हो रहा है, यहाँ से एक कार्यपालिका का विकास हो रहा है। भारत में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। देखो सरकार के अंग होते हैं कार्यपालिका, इस चीज़ को आप समझ लें क्योंकि संविधान आगे दिक्कत करेगा अगर आप रटने की कोशिश करोगे। देखिए सरकार जो होती है, सरकार में एक जो है कार्यपालिका होती है, एक तो विधायिका होती है, विधायिका जिसको आप कहते हो लेजिस्लेटिव अंग्रेजी में, एक कार्यपालिका होती है जिसको आप कहते हो एग्जीक्यूटिव, और एक होती है न्यायपालिका जिसको आप जुडिशरी कहते हो। अंतर क्या है, न्यायपालिका तो बिल्कुल अलग है, आप समझ ही गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब क्या है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका और विधायिका 2 में अक्सर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे इसको हम डिफरेंट तरीके से बांटें। तो ये हम एक डिटेल चैप्टर करेंगे पूरा, तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है समझें। भारत में जो विधायिका होती है, विधायिका यानी संसद में जो मेंबर होते हैं, जो भी जाके राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, विधायिका। यानी इतने लोग मिल करके ही तो विधि बनाते हैं। जब भारत में कोई नया कानून बनना होता है तो उसको या तो राज्यसभा से रखा जाता है विधेयक या लोकसभा से रखा जाता है विधेयक। उसके बाद ये दोनों जगह से जब पारित हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और अगर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। तो विधि बनाने का जो काम करती है उसी को विधायिका कहते हैं। तो भारत में विधि बनाने का काम कौन करते हैं, हमारे सांसद करते हैं। हम केंद्र की भी बात कर रहे हैं, सांसद करते हैं। और सांसद किन 2 जगहों पर बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। यानी कि जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं वो सब मिल करके क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। इसी को कहते हैं विधायिका। उसी में प्रधानमंत्री भी हैं, उसी में मंत्रिपरिषद भी है, यानी कि उसी में के कुछ लोग मंत्री भी हैं, कुछ लोग मंत्री नहीं भी हैं। एक व्यक्ति उसमें का प्रधानमंत्री भी है, लेकिन वो भी तो विधायिका का पार्ट है क्योंकि वो भी तो सांसद है।
तो इस प्रकार से विधायिका के अंदर ही कार्यपालिका होती है इंडिया में। देखो कुछ देशों में कार्यपालिका अलग से होती है, राष्ट्र, जैसे कि हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पढ़ेंगे जब, लेकिन यहाँ सिर्फ हम इंडिया के संदर्भ में बता रहे हैं आपको। अब ये कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका वो होती है जो विधायिका जो कानून बनाती है उसको देश में लागू करती है, उसको कार्यपालिका कहा जाता है। अब कार्यपालिका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से एग्जीक्यूटिव है उसमें भारत में कौन होता है? भारत में एक पीएम होता है और उसका जो है मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद ये मुख्य है ना, मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालिका तो यही है। ये प्रधानमंत्री और ये मंत्रिपरिषद, ये क्या है? इसको कहते हैं कार्यपालिका। अब भारत में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि वो विधायिका में से ही निकली होती है। यानी कि यही विधायिका में से ही एक व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री है। इसी विधायिका में से ही कुछ लोग क्या हैं? मंत्रिपरिषद हैं। तो यही लोग जब यहाँ विधि बनाने के लिए बैठ जाते हैं तो ये विधायिका का हिस्सा हो जाते हैं। विधायिका में ज़्यादा लोग हैं, उसमें विपक्ष वाले लोग भी हैं क्योंकि उनके भी सांसद हैं, लेकिन कार्यपालिका में कम लोग हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री है और जितने लोगों को उसने मंत्री बनाया है वही लोग हैं कार्यपालिका में। तो यही लोग विधायिका बन जाते हैं जाकर के, और यही लोग बाद में कार्यपालिका बन जाते हैं। इसीलिए अब चूंकि इस कार्यपालिका को जो विधिक शक्ति है वो कौन देता है? ये विधायिका देती है। यानी कि यहाँ पर अगर ये बहुमत में ना हो तो ये कार्यपालिका खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगा। अगर ये बहुमत में ना हो विधायिका में तो इनको विधि शक्ति यानी विधि बना, ये जो विधायी शक्ति है, इनको जो एक लीगल पावर है कार्यपालिका बनने की, वो कहाँ से मिलती है? इसी संसद से मिलती है। इसीलिए भारत में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो सामूहिक रूप से ये मंत्री उत्तरदायी कैसे होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं, या विधायिका शब्द प्रयोग करें आप। इसका सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, जैसे मान लिया प्रधानमंत्री के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी कि यहाँ संसद में उठाया जाए एक मुद्दा कि अब इनके पास बहुमत नहीं है, और ये उसमें सिद्ध हो जाए ये साबित करने में कि बहुमत नहीं है या विश्वास में नहीं है सरकार ये, तो अगर एक मंत्री के खिलाफ भी पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं कि आप एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सिर्फ वही मंत्री इस्तीफा देगा, नहीं, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी पूरी सरकार भंग हो जाएगी, ये पूरी जो कार्यपालिका है भंग हो जाएगी। इसीलिए इसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। समझाने का मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो आप देखते हो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जिसको आप कार्यपालिका कहते हो, यहाँ पर अगर आप दृष्टि डालें तो गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय एक परिषद बन गई। इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि यहाँ से भारत में एक कार्यपालिका का उदय हुआ, यानी यहीं से एक कार्यपालिका ने जन्म लिया। तो ये क्या हो गया? कार्यपालिका का उदय, कार्यपालिका का उदय हुआ, ये इसका परिणाम है। अब यहां पर सिस्टम ये बनाया गया था कि ये जो 4 सदस्यीय परिषद होगी इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। यानी कि जब भी कोई विधि बनानी होगी तो गवर्नर जनरल अलग रहेगा। अभी गवर्नर जनरल की ये जो परिषद है ये विधि बनाएगी, गवर्नर जनरल बाद में सिर्फ उसको स्वीकार करेगा। तो यहाँ पे बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। ये परिषद में क्या होगा? बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। बहुमत का मतलब है 4 में से 3 एक तरफ और 1 एक तरफ हो जाएगा तो वो विधि पास मानी जाएगी। गवर्नर जनरल इसमें वोट नहीं करेगा, इसमें गवर्नर जनरल वोट नहीं करेगा। गवर्नर जनरल तब वोट करेगा जब 2:2 में वोट हो जाए। यानी कि कोई विधि अगर बन रही है उस पर 2 मेंबर आ गए कि हाँ बनना चाहिए, 2 मेंबर कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, तो अब क्या माना जाए? बहुमत तो हुआ नहीं, 2 कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, 2 कह रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए। तब गवर्नर जनरल अपना मत किसी एक तरफ रखेगा,
या तो हाँ की तरफ जाएगा या ना की तरफ जाएगा, यानी तब उसको मत देने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर निर्णय कैसे होगा? निर्णय बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को हम शॉर्टकट में जी लिख रहे हैं, लेकिन आप उसको पूरा लिखिएगा। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। निर्णायक मत यानी जब निर्णय करने की बात आ जाएगी इस तरह से कोई, पहले तो बहुमत पे निर्णय हो ही जाएगा। अगर बहुमत पे निर्णय हो गया तो गवर्नर जनरल मत नहीं देगा अपना। अगर बहुमत नहीं होता है तब जो है गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अधिकार। और एक चीज यहां पर खास आपको देखनी है कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल को कोई भी ऐसी शक्ति नहीं दी गई थी कि वो अपने परिषद का निर्णय काट सके। यानी कि यहां पर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं है। यहां पे आप नोट कर लीजिए, लास्ट में वीटो पावर नहीं है। वीटो शक्ति नहीं है। वीटो शक्ति नहीं है का मतलब आप लिखेंगे कि गवर्नर जनरल अपनी 4 सदस्यीय परिषद के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकती थी, यानी जो निर्णय हुआ वही सर्वमान्य होगा। तो 2 चीज़ें आपने समझ ली। इसको 2 चीज़ों में जो परिणाम निकले हैं उस पर आपको ध्यान देना है कि भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ क्योंकि यहाँ पर शक्तियाँ एक जगह लाई गई हैं इन 2 प्रेसिडेंसी की, और एक कार्यपालिका का उदय हुआ क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया और इसको जो है कार्यकारी परिषद कहा गया क्योंकि ये कार्यपालिका है। ठीक है, अब एक तो 2 काम ये हुए, इसको आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और प्रावधान किया गया कि एक न्यायालय बनाया जाए, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अगला प्रावधान था कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। 2 चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अगला जो प्रावधान किया गया तीसरा, उसमें कहा गया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब ये 1773 के एक्ट में प्रावधान किया गया था। 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में किया गया या कब किया गया। तो आंसर आपका 1773 का एक्ट रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन स्थापना हुई थी 1774 में। तो ये दोनों प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि ये संबंधित हैं एक दूसरे से और यहाँ पे अक्सर उत्तर गलत होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि आपने इसको चूंकि 1773 के एक्ट में पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर 1773 को सही करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। वहाँ क्वेश्चन आएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। किस आधार पर की गई थी, तब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर। किस वर्ष ये घोषणा की गई थी, 1773 में। तो ये कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, तो यहाँ से किसका उदय हुआ, न्यायपालिका। न्यायपालिका का उदय। देखिए यही तो हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। संवैधानिक विकास का मतलब ही क्या होता है, हमने आपको बताया था कि संवैधानिक मूल्यों का विकास। तो आपने देखा कि एक मूल्य ने भी जन्म लिया है। किस मूल्य ने जन्म लिया, एक केंद्र की तरफ झुकाव वाली व्यवस्था, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था, एक जगह से नियंत्रण करने वाली व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं, जहां पे शक्तियां एक जगह होती हैं। भारत में देखिए केंद्र सरकार शक्तिशाली है, आपको बताया हमने पीछे भी कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां ज़्यादा हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ एक तरफ जो है शक्तियों का जो है झुकाव बनाने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीकृत प्रणाली। और ये अभी और ज़्यादा
शक्तिशाली किया जाएगा इसी केंद्र को, बंगाल को केंद्र बनाया जा रहा है। और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बना, इसका मतलब है एक नई संस्था ने जन्म लिया और वो थी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का उदय किस एक्ट में दिखाई पड़ता है? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही न्यायपालिका का उदय हुआ और इसमें क्या बनाया गया? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि इस सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र अभी इसी कलकत्ता तक ही सीमित था, लेकिन आगे जो है इसमें और परिवर्तन किए जाएंगे। लेकिन ये इसमें 2 बातें और बहुत खास कही गई थी, वो देखें आप। इस न्यायालय के विषय में कहा गया कि ये न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? इस सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया था इस एक्ट में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी है। अभिलेख न्यायालय क्या चीज़ होती है? अभिलेख न्यायालय समझें इसको, क्योंकि यही सारी चीज़ें समझते आपको चलना है, सिर्फ रटना नहीं इतिहास की तरह है इसको। अभिलेख न्यायालय इसलिए समझाऊंगा मैं आपको क्योंकि वर्तमान में भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको भी अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। देखिए यहीं से ये प्रावधान आ रहा है कि इसमें भी कोर्ट को क्या कहा गया था? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आप कमेंट करके हमको बताइए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। ये किस आर्टिकल में प्रावधान, किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति दी गई है उसे, और उच्च न्यायालय को किस एक्ट के तहत दी गई? दोनों आप बताएं। सर्वोच्च न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति मिली हुई है और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति मिली हुई है? और यदि नहीं मिली हुई है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ नहीं मिली हुई है, ऐसा नहीं है। अगर है तो फिर उस आर्टिकल का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अब अभिलेख न्यायालय का मतलब आप समझ लीजिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता क्या है। तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 शक्तियां बताई गई इसके लिए। एक शक्ति होगी कि अवमानना करने पर, अवमानना पर दंड दे सकता है, जो भी अभिलेख न्यायालय होता है वो उसके निर्णय को अगर आप अवहेलना करते हैं, नहीं मानते हैं, अवमानना करते हैं, तो फिर उसको इस चीज़ के लिए भी दंड देने का अधिकार है। जैसे अभी एक जल्दी मामला आपने सुना होगा कि कोर्ट की अवमानना की, अवहेलना की, उसके निर्णय को अगर आपने अवमानना किया है तो कोर्ट को ये अधिकार है कि इसके लिए आपको वो अलग से दंड देगा। यही होता है अभिलेख न्यायालय। तो क्या सिर्फ इतना ही होता है? नहीं, और भी चीज़ें हैं। एक तो ये पॉइंट है कि उस कोर्ट को अपने निर्णय के ना मानने पर दंड देने का अधिकार होता है और इसके फैसले, जो भी निर्णय करेगा, फैसले, कार्रवाई या जो भी प्रक्रिया करेगा, सुरक्षित रखे जाते हैं, और अन्य समान मामलों में नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, नज़ीर के रूप में दिए जा सकते हैं। ये भी एक इसका मतलब होता है। यानी कि इसका मतलब आप समझ लें कि इसके फैसले जो हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी डिसीजन या जो भी प्रक्रिया करता है उसको रिटन फॉर्म में सुरक्षित रखा जाता है, रिकॉर्ड उसका बना के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आगे के लिए विधि हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वो एक प्रकार से कानून होता है, आगे के लिए उसकी मिसाल दी जा सकती है। अन्य समान मामलों में अगर उसी प्रकार का कोई मामला आ जाता है तो उस मामले में
इस निर्णय को एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नज़ीर का मतलब है एक उदाहरण, एक मिसाल। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स मामले में, एक कोई XYZ प्रकार का मामला है, उसमें फैसला उसने दिया है, माफ़ कर दिया उसने, मान लिया, या एक सज़ा दी है उसने, इस तरह के मामले में एक सज़ा उसने दी है, और इसी तरीके का मिलता जुलता मामला अगर कोई दूसरा किसी अन्य कोर्ट में भी आता है, तो फिर वहाँ पर जो वकील होते हैं वो उस निर्णय को जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था पहले, उसको एज ए उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे बिल्कुल इसी तरीके के एक मामले में इस तरह का एक बात कही थी अपने फैसले में, तो वो बात एक विधि के समान है, यानी उसको लागू किया जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको अन्य किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय होना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होना, जिसके पास दो पावर्स हैं। एक तो वो अपनी निर्णय की अवमानना पर दंड दे सकता है, और दूसरा जो है उसके फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं क्योंकि वो आगे के लिए कानून है, विधि हैं, और उनको जो है एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये अभिलेख न्यायालय है, भारत के न्यायालय अभिलेख हैं। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, ये इसका एक अलग पॉइंट था, तीसरा। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश आए थे पहले, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश वो थे एलिजा इम्पे, पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, और इनके साथ में 3 न्यायाधीश भी थे, 3 न्यायाधीश अन्य। उनके नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इतिहास में आप पढ़ते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश इनके साथ थे, यानी 4 लोगों का ये एक दल था। तो ये है न्यायालय के विषय में इतना पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें और निकल करके आई हैं, 2 परिणाम हमने पीछे देखे। एक कार्यपालिका का उदय हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ, और हमने देखा कि यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। और ये पहला मौका था, ये पहला मौका था जब इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की संसद ने भारत में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। तो 2 इसके और परिणाम निकल के आए, यानी कि एक तो केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ यहाँ से किया, एक ये परिणाम निकला। दूसरा क्या है, कार्यपालिका का उदय हुआ, कार्यपालिका का उदय। तीसरा आपने देखा कि एक न्यायपालिका आई, न्यायपालिका का उदय हुआ यहीं से। और ये पहला एक ऐसा लिखित दस्तावेज था जो भारत में एक शासन प्रशासन के लिए लाया गया था, यानी कि आप कह सकते हो कि भारत में शासन से संबंधित एक पहला लिखित संविधान यही था, कंपनी के माध्यम से। तो ये एक प्रथम, या आप इसको ऐसे लिखें, ब्रिटेन की संसद द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा, ये सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, संसद द्वारा भारत के शासन में हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास है, ये प्रथम प्रयास। ये इतने कुछ इसके इम्पैक्ट हैं, ये उसके कुछ परिणाम हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन किया जाएगा कि ब्रिटेन की संसद ने पहली बार कब भारत के शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। कैसे हस्तक्षेप उन्होंने किया? उन्होंने ये सारे प्रावधान किए जिससे भारत के शासन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक कोर्ट उन्होंने बनाया है, यहाँ पर फैसले होंगे। एक उन्होंने केंद्रीकृत शासन प्रारंभ किया है, तो इस तरह से चीज़ें वो ले करके आए हैं। अब ये इसके परिणाम हैं जो शासन से संबंधित हैं। कुछ कंपनी के जो ऊपर टॉप गवर्निंग बॉडी है, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं कंपनी के अंदर। उसको भी आपको देखना है, क्योंकि साथ साथ में कंपनी भी चल रही है
उसको भी समझते चलेंगे। प्रश्न वहाँ से भी बनेंगे तो उसको भी आप समझें। कंपनी पर नियंत्रण इन्होंने कैसे कैसे किया। एक इन्होंने कहा कि जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें 24 मेंबर हैं, उन मेंबर के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन इन्होंने किया। पहले वो क्या होता था, हमने बताया आपको कि जो भी व्यक्ति 500 पाउंड से ज़्यादा योगदान कर रहा था, यानी जिसका शेयर था, वो वोट दे करके उन 24 मेंबर का चुनाव करता था। अब इन्होंने उसको बढ़ा करके 1000 कर दिया कि 1000 से कम वाले वोट नहीं करेंगे, जो कम पैसे वाले शेयर धारक हैं वो वोट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव है उसमें परिवर्तन इन्होंने किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव कितने लोग होते थे, ये 24 लोग होते थे ना, इनका चुनाव 1000 पाउंड के शेयर धारक करेंगे। पहले यह राशि कितनी थी, 500 थी। पहले ये 500 वाले ही करते थे, जिनका 500 की हिस्सेदारी थी वो करते थे वार्षिक रूप से, और अब यहाँ पर 1000 कर दिया गया। दूसरी चीज़ कहा गया कि इसमें से 1/4 लोग हर वर्ष रिटायर होंगे, यानी 24 में से 1/4 लोग हर वर्ष जो है इसमें से हट जाएंगे। तो 24 में 1/4 जो डायरेक्टर हैं वे सेवा मुक्त हो जाएंगे, सेवा मुक्त होंगे। देखो ये जो डायरेक्टर्स हैं वो उसी शेयर धारकों में से ही चुने जाते थे, ऐसा नहीं कि वो कोई बाहर से आ जाते थे, वो भी शेयर धारक होते थे। यानी 24 मेन आदमी चुन लिए जाते थे जो कंपनी को शासित करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए कंपनी पर भी नियंत्रण लगाया है किसने, संसद ने, क्योंकि अब संसद ये चाह रही कि कंपनी भी हम अपने धीरे धीरे अंडर में कर ले। तो धीरे से थोड़ा परिवर्तन अभी किया। इन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में चुनाव में वही लोग वोट डालेंगे जिनका कम से कम 1000 पाउंड का शेयर होना चाहिए, वो भी 1 साल पहले से होना चाहिए। अगले साल के इलेक्शन में पिछले साल के आपका 1000 वाली वैल्यू होनी चाहिए। और 24 में से 1/4 डायरेक्टर जो हैं, यानी आपके 6 डायरेक्टर सेवा मुक्त हो जाएंगे हर वर्ष, और उनका चुनाव होगा, यानी 6 हर साल नए डायरेक्टर उसमें आते जाएंगे और पुराने 6 डायरेक्टर रिटायर होते जाएंगे। यानी कार्यकाल क्या हो गया, कार्यकाल 1 से बढ़ाकर, पहले 1 वर्ष था, बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। अब देखिए 4 वर्ष ये रहेगा, जो भी व्यक्ति आएगा एंट्री होगा 4 वर्ष वो रहेगा, और तब तक उसके रिटायरमेंट का फिर नंबर आ जाएगा। इसी 1/4 लोग रिटायर होंगे ना, तो जो नया भर्ती होगा वो चौथे रिटायर होते हुए चौथे वर्ष वो भी रिटायर हो जाएगा। तो कार्यकाल कितना हो गया, 4 वर्ष कर दिया गया। पहले ये होता था कि हर वर्ष जो है एक ही वर्ष में सब 24 के 24 रिटायर हो जाते थे और फिर नए 24 उसमें चुने जाते थे, लेकिन अब स्थायी कर दिया इसको, यानी एक प्रकार से स्थायित्व आया, 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ये नियंत्रण के लिए किया है इन्होंने। और एक चीज़ इन्होंने की कि कर्मचारी चूँकि भ्रष्ट थे, जैसे लॉर्ड नॉर्थ की रिपोर्ट कहती थी कि कर्मचारी भ्रष्ट हैं कंपनी के, वो घूस लेते हैं उपहार के रूप में और अपना व्यापार करने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए कंपनी का काम सब ठप पड़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए एक और प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था कि जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, वो अपना निजी व्यापार बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हैं और वो किसी से उपहार या रिश्वत भी नहीं लेंगे। इस पर भी रोक लगाई गई थी। तो एक ये काम किया गया था कि कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं करेंगे, यानी अपना व्यक्तिगत, कंपनी का तो करेंगे, निजी व्यापार नहीं करेंगे और उपहार, या इसको आप रिश्वत लिख सकते हैं,
लेने पर रोक, ये भी जो है इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से 1773 का एक्ट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसके माध्यम से हमने कई चीज़ें देखी। एक तो बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल बन गया। अब चूंकि वो गवर्नर जनरल बन गया, वो अन्य दो प्रेसिडेंसी का भी काम देखने लगा, उसका काम बढ़ गया। इस वजह से उसको एक कार्यकारिणी परिषद दी गई जिसमें 4 लोग थे और वो 4 जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर के विधि बनाते थे और गवर्नर जनरल उनकी बात को काट नहीं सकता था, उसके पास वीटो पावर नहीं थी। अगर उनमें से दो एक अलग अलग बात पर आ जाते, हाँ और ना पर, तब गवर्नर जो है किसी एक तरफ मत दे सकता था, हाँ या ना की तरफ। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्तियाँ कुछ हद तक बढ़ाई गई, लेकिन उसकी परिषद में उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यहीं से न्यायपालिका का उदय हुआ और उस न्यायपालिका को जो है एक अभिलेख न्यायालय बनाया गया, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया गया, जिसमें 4 जज होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे आए और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए जिनके नाम आपको कमेंट में बताना है। और यदि आप बता सकें तो एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है, वो भी जाने कि जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय वाली परिषद है जिसमें 4 मेंबर हैं, तो शुरुआत में 4 मंत्रिपरिषद में जो सदस्य थे वो कौन लोग थे, उनके नाम आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम या पीटी एग्जाम में आ सकता है। तो उन 4 लोगों के नाम, इन 3 लोगों के नाम भी आप कमेंट करके बताएं और अपने नोट्स में दर्ज करें। तो इस प्रकार से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व है। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट का अगर महत्व आपसे पूछा जाए तो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया, क्योंकि एक ही गवर्नर 2 गवर्नर पर अब नियंत्रण कर रहा था। तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली। दूसरी चीज आती है कि यहीं से एक कार्यपालिका जैसी संस्था का जन्म हुआ। आज की जैसी बिल्कुल नहीं, लेकिन एक उदय हुआ, एक जन्म हुआ, जिसमें एक गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य की मंत्रिपरिषद होती थी। यहीं से एक न्यायपालिका का भी उदय हुआ, जिसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हालांकि अभी इस सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित था, कलकत्ता में ही था, उसके बाहर बाद में इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक न्यायपालिका का उदय जरूर हुआ। यहीं से इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की संसद ने पहली बार भारत के शासन में हस्तक्षेप किया है। इसके पहले अभी सिर्फ कंपनी व्यापार ही कर रही थी, तो पहली बार ब्रिटेन की संसद ने भारत में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। और भारत में शासन को चलाने के लिए पहली बार एक लिखित संविधान आया। इसको आप दर्ज कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जब द्वैध शासन बंगाल में लगाया गया था क्लाइव के द्वारा, अब तो कंपनी शासन कर रही है ना बंगाल में, तो जब द्वैध शासन लगाया गया था उसमें कोई लिखित कानून नहीं थे। अब पहली बार शासन चलाने के लिए एक दस्तावेज आया जो रिटन फॉर्म में था। भारत में आज लिखित संविधान है और पहली बार एक शासन चलाने के लिए एक एक्ट आया जो लिखित था। तो इसको आप कह सकते हो कि एक लिखित संविधान की शुरुआत भारत में यहाँ से हुई। शासन चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज लाया गया। तो 1773 को आपने पढ़ा, लेकिन 1773 के एक्ट में कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं और उनको दूर किया जाएगा, इसको साथ में ही जानना जरूरी है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरा संशोधन अधिनियम लाया जाएगा। कमियां क्या है, समस्याएं क्या हुई, उस पर गौर करें आप। न्यायालय बना दिया गया। अभी तक जो है गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल +4, अब तो ये हो गया ना गवर्नर जनरल बंगाल का और उसके 4 सदस्य, यही तो टीम बन के तैयार हुई। यही समझ लो पूरी सरकार यही है सरकार उस समय की। तो एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ से कौन आ गया, दूसरी तरफ आ गया एक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए यहां पे समस्या क्या जन्म ली।
इनके बीच में द्वंद्व होने लगा। इनके और इनके बीच में शक्तियों को लेकर के द्वंद्व होने लगा, क्योंकि इस एक्ट में ये तो कह दिया गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इधर गवर्नर जनरल और 4 परिषद होगी, ये सब कुछ तो बताया गया, लेकिन स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया गया कि इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, इनकी शक्तियाँ क्या होंगी। आज आपके संविधान में न्यायपालिका की शक्तियाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ स्पष्ट लिखी हुई हैं, विधायिका की शक्तियाँ स्पष्ट लिखी हुई हैं, इसलिए इनमें झगड़ा नहीं होता है। लेकिन उस समय चूंकि इस एक्ट में इनकी शक्तियाँ स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई थी, इसीलिए इनके बीच में द्वंद्व होने लगा। ये भी न्याय का काम करते थे, न्याय का काम ये भी करते थे, फैसला ये भी करते थे, न्याय का काम ये भी करते थे। अगर इनके पास मुकदमा पहुंच गया तो इन्होंने न्याय कर दिया, कोई लोग अपना मामला लेकर के गवर्नर जनरल के पास पहुंच गए तो उन्होंने अपना फैसला कर दिया। अब 2-2 लोग फैसला कर रहे हैं। ये राजस्व का काम करते थे, भाई इनके पास दीवानी है तो ये राजस्व वसूल रहे हैं, ये राजस्व वसूलने का काम कर रहे हैं। लोग परेशान होते हैं और वो यहाँ पे केस कर रहे हैं, लोग यहाँ पर केस कर रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, यानी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये चूंकि न्यायालय है, ये इनसे पूछ रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, कंपनी ने कहा, यानी गवर्नर जनरल ने कहा कि राजस्व तो हमारा मेन एक इनकम है और उसमें कोर्ट में बार बार जा कर के ऐसे गड़बड़ हो रहा है तो हमारा राजस्व का काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए कंपनी घाटे में जा रही है। और ये न्याय वाला मामला भी दोनों के बीच में क्लैश होने लगा। 2 ये समस्याएं हो गई, यानी राजस्व में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करने लगा। अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जो है होने की वजह से राजस्व का काम प्रभावित होने लगा, क्योंकि नया नया राजस्व का काम मिला था और सुप्रीम कोर्ट उसमें अब तमाम अपने नियम कानून बताने लगा। तो ये एक विवाद उत्पन्न हो गया। दूसरी चीज़ न्याय को लेकर हो गया, और तीसरी चीज़ अब भारत के लोगों के साथ में भी एक न्यायपालिका का एक और मुद्दा आ गया। यहाँ पर एक मुद्दा ये आया कि भारत के धर्म, रीति रिवाज के मामले। अब देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये तो अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट था और इसमें जो है अंग्रेजी कानून लागू था। अब अंग्रेजी कानून में भारत के धर्म, रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो परंपराएं हैं उनको कोई भी मान्यता नहीं दी जाती थी, यानी उसको ध्यान में रखा नहीं जाता था। तो ऐसे भी मामले आने लगे जिसमें धर्म, रीति रिवाज को लेकर के भी विवाद होने लगे कि आपके फैसले ने हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर दिया या हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है ये फैसला। उसमें धर्म और संस्कृति की बहुत बड़ी और बहुत ही गहरी मान्यताएं हुआ करती थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा उन मान्यताओं पर जो है कोई न कोई फर्क पड़ जाता था, ऐसे उनके आदेश हो जाते थे। तो फिर इस तरह से भी विवाद आने लगे। तो जब ऐसी स्थिति आई, 1773 में ही एक्ट आया और इसको 1781 में ही सुधारने की ज़रूरत पड़ गई कि हाँ, ये जो समस्याएं आ गई हैं इनको सुधारा जाए। तो इसके बाद में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये आया 1781 में। ये मूल एक्ट नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर पुस्तकों में आपको ये हो सकता है लिखा ही ना मिले, लेकिन ये 1773 में संशोधन करने के लिए लाया गया था इन विवादों की वजह से। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में क्या विवाद हुए थे। तो इसको क्यों लाया गया था, इसको 1773 के एक्ट में संशोधन करने के लिए लाया गया, संशोधन हेतु लाया गया। तो इसको कहते हैं संशोधन, यानी अमेंडिंग एक्ट, संशोधन करने वाला एक्ट। क्या संशोधन किया गया, तो देखिए, झगड़ा जो था उसी को निपटा दिया गया। पहला झगड़ा ये था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर से सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण हटा दीजिए, यानी कि अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी, यानी ये जो काम करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
आज वर्तमान में आप देखते हो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक है। आप आज के अगर भारत के परिवेश पर गौर करें तो कार्यपालिका जो है, अभी हमने जो बताया, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये पृथक है कि नहीं है? क्या कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है बिना वजह, या न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, या फिर एक दूसरे के कार्य कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान में इनकी शक्तियों को स्पष्ट लिखा गया है और कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। यहीं पर इस चीज़ को भी आपको देखने को मिलेगा कि कार्यपालिका अभी तक न्याय भी कर देती थी, सर्वोच्च न्यायालय भी न्याय कर देता था। अब क्या किया गया, इनकी शक्तियों को अलग अलग बांटा गया और कार्यपालिका पर से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हटा लिया गया। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की नींव यहाँ से हमको दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से इनके शक्तियों का धीरे धीरे, बहुत बड़े स्तर पे नहीं, धीरे धीरे बंटवारा करना शुरू किया गया कि न्यायालय का क्या काम होगा और इनका गवर्नर जनरल महोदय जी का क्या काम होगा। यानी शक्तियाँ बांटना प्रारंभ कर दिया गया है, पृथक्करण शुरू कर दिया गया है। कभी आपने देखा है कि आपके गांव में कोई मुकदमा लेकर के प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए और प्रधानमंत्री उसकी सुनवाई करने लगे, या आपके सांसद महोदय सुनवाई करने लगे? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वो कार्यपालिका है, वो जो है न्यायपालिका नहीं है जो वो फैसला करने बैठ जाएंगे। आप कहोगे हाँ इन्होंने हमारे एक साथी को गोली मार दी है तो आप फैसला करिए। फैसला करवाना है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इधर जाइए। कार्यपालिका का अगर काम है तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, कह दीजिए कि ऐसा है साहब हमारे इस काम को आपको करवाना है, तो वो कहेगा कार्यपालिका के पास जाइए, हमारे पास सिर्फ न्याय के लिए आइए। जब कार्यपालिका आपके साथ अन्याय कर दे तब आप हमारे पास आइए। तो काम बटे हुए हैं, यहाँ पे काम बटे नहीं थे, इसीलिए विवाद हुआ। इसीलिए जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया और इसमें क्या किया गया, प्राविधान, पहला प्राविधान किया गया। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल प्लस जो उसकी परिषद है, यानी 4 सदस्य जो हैं, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इनके काम में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। यानी कि ये जो कार्य या विधि बनाएंगे उसको अब सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है, उसको ये ऐसे ही लागू कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ था कि इनकी जो विधि है, इनकी बनाई विधि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना अनिवार्य नहीं है। पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है। एक ये काम किया गया, यही तो झगड़ा था, अब इनको मुक्त कर दिया गया। दूसरा जो झगड़ा था राजस्व वाला, कि राजस्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, ये तो हमारा काम है राजस्व को वसूल करना। क्या सुप्रीम कोर्ट का काम होता है राजस्व को वसूल करने संबंधी कोई दिशा निर्देश या कुछ भी ऐसा करना, टांग अड़ाना कार्यपालिका में? तो अब कहा गया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो राजस्व पे अधिकार क्षेत्र है उससे भी मुक्त किया जाता है। यानी कि राजस्व में सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को भी खत्म किया गया। अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया, यानी राजस्व संबंधी मामलों पर से उसका अधिकार हटा लिया गया। अब राजस्व संबंधी मामले जो है वो इनके पास जाएंगे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास में जाएंगे। और अगर 5000 पाउंड से कोई बड़ा मामला है तो प्रिवी काउंसिल के पास में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया।
और तीसरी चीज़ ये की गई। अब देखिए इस दो चीज़ से परिणाम क्या निकल के आ रहा है वो ज़रूरी है आपको जानना। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, इन दो बातों से आप देख रहे हो कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, अलग अलग होना, पृथक्करण का उदय होता है। यहीं से आप देख रहे हो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को बांटा जा रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे मतलब नहीं अभी आपको, आप सिर्फ इस चीज़ पर गौर करें कि अब वो कार्यपालिका के काम बांट रहे हैं, न्यायपालिका के काम को बांटना शुरू कर दिया, अलग अलग करना शुरू कर दिया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से। और एक हमने और विवाद बताया था कि भारत के धर्म और रीति रिवाज, तो इसके लिए भी एक निर्देश जारी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में भारत के धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखे, यानी थोड़ा फैसला करते वक्त ये भी ध्यान में रखे कि इनके रीति रिवाज, परंपराएं और इनके धर्म क्या हैं वो आहत ना हो। तो एक और दिशा निर्देश ये था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय फैसले में भारतीय धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को ध्यान में रखे, ऐसा भी एक निर्देश इसके माध्यम से दिया गया। और पुनः जो है कहा गया कि कंपनी के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उपहार वगैरह नहीं लेंगे, इस बात को फिर से दोहराया गया इस एक्ट में। तो आप देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसी का ये पूरक एक्ट है, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है इसी में सुधार करने के लिए आया है, और शेष बातें जो हैं वो 1773 वाली जो हैं वो सब लागू रहेंगी, उसमें सिर्फ ये परिवर्तन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के मामले में। और थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की इसकी जो कलकत्ता सरकार की शक्ति को बढ़ाया गया है, और कहा गया कि कलकत्ता की जो सरकार है, यानी कि जो ये गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है, कलकत्ता की सरकार कलकत्ता के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाएगी। तो यहाँ पर एक और प्रावधान ये भी किया गया कि जो कलकत्ता सरकार है, कलकत्ता सरकार यानी कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद है, वो कलकत्ता के लिए तो विधि बनाएगी ही, यानी बंगाल के लिए और बिहार के लिए भी बना सकती है और उड़ीसा के लिए भी बना सकती है। उड़ीसा के लिए विधि बनाने की पावर दी गई, इनको विधि बनाएगी। अब देखिए कलकत्ता के लिए यानी बंगाल के लिए विधि बनाने की शक्ति इनको दो एक्ट से मिल गई, रेगुलेटिंग एक्ट में भी कहा गया था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी इस चीज़ को कहा गया। तो इस तरह से ये पूरा एक्ट आ जाता है आपका 1773, और उसके साथ में उसका एक पूरक एक्ट 1781, दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है ताकि पूरा एक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में जो आया वो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, ये काफ़ी बड़ा एक्ट था और पहला एक्ट था, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको जाननी थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में जब हम पिट्स इंडिया एक्ट और फिर उसके आगे के एक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।